नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप लोग चाहते हो कि मैडम हमें कार्बोहाइड्रेट पर, मैडम हमें प्रोटीन पर क्वेश्चन बना के दीजिए, परीक्षा में समय बहुत कम बचा है, मैं कैसे तैयारी करूं? मेरे प्यारे बच्चों, मैं उसी हिसाब से मैंने MCQ तैयार किया है। तो आप इस MCQ को देखो, पहले खुद ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने का। नहीं होता है तो मैंने कहा ना, पहले की भांति जैसा आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था, मैडम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मत दीजिए आप मुझे, तो मैंने सबसे बाद में जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में मैंने इसका डिस्कशन किया है एलाबोरेट के साथ, मतलब विस्तार से मैंने इसका वर्णन किया है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। कई बच्चे हमें कमेंट में लिखते हैं कि मैडम आप टाइप करके क्वेश्चन दिया करो। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको टाइप करके ना दूं, लेकिन मैं इतना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं हूं, पहली बता दूं। दूसरी बात ये कि मैं आप लोगों का सहयोग कर रही हूं, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और करो। अगर आप चाहते हो कि मुझे सफलता मिले तो बेटा मेहनत आपको करना पड़ेगा। मैं आपको एक हेल्प करूंगी, एक आपको ऊंचा उठाने में मदद करूंगी, लेकिन सफलता तो आपको प्राप्त करना है, आपको जी जान लगानी पड़ेगी। तो ध्यान से क्वेश्चन को आपको सुनना पड़ेगा, आंसर भी आपको ही सुनना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बात को? अब मैं समझती हूँ कि हमारे प्यारे बच्चे हैं वो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलो, बगैर समय गमाए हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, ये मैं देखती हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला है, प्राणीज कार्बोज कहलाते हैं, एनिमल कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, कौन से हैं? पहला ग्लाइकोजन, दूसरा सेलुलोज, तीसरा डेक्स्ट्रिन, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से सुनिए। प्राणीज कार्बोज कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पहला ग्लाइकोजन, दूसरा सेलुलोज, तीसरा डेक्स्ट्रिन, चौथा इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, डेक्स्ट्रिन है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या सेलुलोज? क्या आंसर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा दूंगी, लेकिन आप इस MCQ को कर लो ध्यान से। अगर सुन लोगे कान खोल करके तो आपको सोचो कि आपको कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर पूरा मैडम ने कंप्लीट करवा दिया है, सुनना आपको पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डेक्स्ट्रिन है मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड या सेलुलोज? क्या है? इसका आंसर आपको देना है। दूसरा प्रश्न है, सेलुलोज ऊर्जा प्रदान करता है, हाँ या नहीं? सेलुलोज ऊर्जा प्रदान करता है, हाँ या नहीं? आंसर ये देना है। क्या सही है, क्या गलत है? देता है ऊर्जा? ये केवल जवाब देना है। अब चौथा क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, हेमीसेलुलोज का उदाहरण है, हेमीसेलुलोज का उदाहरण है ग्लाइकोजन, पेंटोज, माल्टोज या गैलेक्टोज? कौन सा उदाहरण है? या ऐसे कह सकते हो, हेमीसेलुलोज का उदाहरण है ग्लाइकोजन, पहला ऑप्शन ग्लाइकोजन, सेकेंड पेंटोज, थर्ड में क्या बताया था आपको? माल्टोज, और फोर्थ में गैलेक्टोज। कौन सा आंसर है? आंसर देना है। चलिए पांचवा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में हेमीसेलुलोज का पाचन होता है, हाँ या नहीं? मनुष्य में हेमीसेलुलोज का पाचन होता है, हाँ या नहीं में आंसर देना है। क्या सही है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। ये कौन सी क्वेश्चन नंबर हो गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में हेमीसेलुलोज का पाचन होता है, हाँ या नहीं? छठा क्वेश्चन सुनो ध्यान से। पेक्टिन पाया जाता है,
पेक्टिन पाया जाता है फलों के छिलकों में, दूसरा जानवरों के श्रृंग और खूर में, तीसरा उपरोक्त दोनों ही, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही है, इसका जवाब आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कौन सा है, कार्बोज के कार्य हैं। कार्बोज क्या फंक्शन करता है ये मैं आपको बता रही हूँ। ऑप्शन आपके पास है कैल्शियम के अवशोषण में, विटामिन बी के संश्लेषण में, रक्त के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में, या चौथा उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर करेक्ट है, यू हैव टू रिप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, क्या यकृत को स्वस्थ रखने में कार्बोहाइड्रेट की भूमिका है, हाँ या नहीं। क्या यकृत को स्वस्थ रखने में कार्बोहाइड्रेट की भूमिका है, हाँ या नहीं, जवाब देना आपको। आंसर क्या होगा, हाँ या नहीं में देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां, क्या तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने में कार्बोहाइड्रेट की भूमिका है, हाँ या नहीं। क्या तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने में कार्बोहाइड्रेट की भूमिका है, हाँ या नहीं, जवाब देना है। क्या होगा इसका आंसर, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्या कार्बोज विषाक्त पदार्थों को हानि रहित बनाने में मददगार होता है। क्या कार्बोज विषाक्त पदार्थों को हानि रहित बनाने में मददगार होता है, हाँ या नहीं, जवाब देना है। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां, क्या कार्बोज प्रोटीन की बचत करता है, हाँ या नहीं। क्या कार्बोज प्रोटीन की बचत करता है, हाँ या नहीं। अब आप बताओ, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित इतने प्रश्न का अगर आपने उत्तर दे दिया तो मैं समझती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये जो आज मैंने प्रश्न पूछा है वह आपके फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही दिया गया है। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या फंक्शन करता है इसके बारे में ही प्रश्न है। तो चलिए पहला प्रश्न है, प्राणिज कार्बोज कहलाते हैं। एनिमल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रीन, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या है बच्चे, क्वेश्चन का आंसर है पहला ग्लाइकोजन। आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोजन पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये मानव और जितने भी दूसरे जानवर हैं उनके यकृत और मांसपेशियों में पाया जाता है। आपको पता है कि जितनी हमें ज़रूरत होती है, भोजन पाचन के बाद क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का अवशोषण हो जाता है ब्लड वेसल्स के द्वारा, ये चला जाता है यकृत में। यकृत के फंक्शंस के जब हमने पढ़ाए थे तो आपने देखा होगा, जब हमने यकृत के कार्य बताए थे। तो आप अगर डिटेल्स जाना चाहते हो तो यकृत वाली वीडियो को देखना, आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो उसकी सरलतम इकाई बनती है ग्लूकोज। वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है और चला जाता है यकृत में। यकृत में जितनी ज़रूरत होती है ब्लड को 80 से लेकर के 100 तक, है ना, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल जितना चाहिए उतना वो दे देता है। रिमेनिंग को यकृत अपने पास रख लेता है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर लेता है, और जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ती है तब यही ग्लाइकोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ये खुद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ तो अपने पास रखता है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो ये मांसपेशियों को दे देता है, वहाँ जाके संग्रहित हो जाता है मांसपेशियों में। समझ आ गया बात को। तो ये प्राणिज कार्बोज कहलाता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ही जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें से केवल एक ग्लाइकोजन है जो प्राणिज कार्बोहाइड्रेट है। बाकी सारे आपने जो बताए मैंने, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, डेक्स्ट्रीन, ये सारे के सारे आप देखोगे पेड़ पौधों में मिलते हैं या हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं।
समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न है जो मैंने पूछा था, डेक्स्ट्रीन है, क्या है डेक्स्ट्रीन? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड या इनमें से कोई नहीं? डेक्स्ट्रीन है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या होगा? डेक्स्ट्रीन है पॉलीसेक्राइड। डेक्स्ट्रीन क्या है? पॉलीसेक्राइड है। देखो, जब आप चावल को तवा पर भूनो या जब आप रोटी को पकाते हो तो देखते हो रोटी का जो कलर है चेंज हो जाता है पकने के बाद, और एक सौंधी सौंधी खुशबू आती है। चावल को भी तवे पर भूनते हो या जब भूंजा जाता है तो बड़ा खुशबू अच्छी आती है, सौंधी सौंधी खुशबू आती है। ये क्यों आती है? ये तभी आती है क्योंकि इसमें जो स्टार्च है उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो जाता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो जाता है और वो डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए उसमें सौंधी सौंधी खुशबू भी आती है। जैसे आप पोहा को भूनते हो, जिसको चूड़ा बोलते हैं, चूड़ा को भूनो तो खुशबू आती है, चावल को भूनो तो खुशबू आती है, रोटी पकाते हैं तो सौंधी खुशबू आती है। इसका डेक्स्ट्रीनाइजेशन के कारण ही आती है इसकी खुशबू, अन्यथा इसकी खुशबू आ ही नहीं सकती। इसी प्रकार से जब हम रोटी को चबा चबा करके खाते हैं, केवल रोटी लो और चबा के खाओ, तो थोड़ी देर में वो रोटी मीठी लगने लगती है ऑटोमेटिक खाने के बाद। क्यों? क्योंकि जब हम रोटी को खाते हैं तो जो रोटी का स्टार्च है वह हमारे मुंह में जाता है, मिलता है और लार के साथ सन जाता है चबाने के दौरान। और लार में होता है क्या? टाइलिन। और टाइलिन जो एंजाइम है वह माल्टोज को डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए वो मीठा लगता है। समझ गए बात को? और उसका माल्टोज कुछ हद तक ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए बहुत देर तक चबा करके अगर रोटी खाते हो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि रोटी खाने के बाद मीठा क्यों हो जाता है? रोटी को हम अगर कोरा ही चबा चबा करके खाते हैं तो मीठा क्यों लगने लगता है? आंसर मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर अब 3 नंबर मैंने पूछा है, सेलुलोज ऊर्जा प्रदान करता है, हाँ या नहीं? आंसर आपको मालूम होगा, आपने आंसर देख लिया होगा। क्या आंसर है इसका? बताओ। सेलुलोज ऊर्जा प्रदान करता है, हाँ या नहीं? नहीं करता है मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा नहीं करता है प्रदान, क्योंकि यह अनाज के बाहरी भाग जो छिलका होता है उसमें पाया जाता है सेलुलोज। समझ गए? दाल का छिलका, अनाज का छिलका, सब्जियों का छिलका, इसमें रेशा होता है। यह मनुष्य नहीं पचा पाता है, इससे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन यह हमारे भोजन और पाचन के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि रेशा जो इनमें मिलता है वह हमारे आंत में चला जाता है और आंत में भोजन को आगे की ओर धकेलता है। यह संकुचन और की क्रिया करता है, जो अपन जानते हैं, और क्रमानुकुंचन गति में ये मदद करता है और भोजन को आगे की ओर ढकेलता है। इसीलिए वर्तमान में मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि RDA 2020 में, है ना, डाइटरी फाइबर को भी इंक्लूड किया गया है। क्यों इंक्लूड किया गया है? इसलिए कि यह ऊर्जा देता नहीं है, पेट को भर देता है और कब्ज से रोगी को बचाता है, और जब व्यक्ति को कब्ज से बचाएगा तो बहुत सारी बीमारियों से ये दूर कर देता है अपने आप। ऑटोमेटिक हम कई बीमारियों से सुरक्षित हो जाते हैं। समझ गए बात को? और वर्तमान में जो रासायनिक के रूप में भी मिलता है, जो खास करके डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके लिए मार्केट में मिथाइल सेलुलोज मिलता है, मार्केट में मिलने लगा है, और ये खास करके डायबिटीज पेशेंट को दिया जाता है खाने के लिए, जिससे कि उनका पेट भर जाता है, उनको संतृप्ति मिलती है और ऊर्जा वैल्यू बिल्कुल नहीं मिलती है। समझ गए बात को? अगर क्वेश्चन आए कि डायबिटीज पेशेंट को पेट भरने के लिए क्या ज़्यादा मात्रा में दिया जाना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए रेशेदार भोजन, फल और सब्जियों के, कच्चे फल और कच्चे सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जिससे कि उनको ऊर्जा प्राप्त होती रहे। समझ गए बात को? अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हेमीसेलुलोज का उदाहरण है, कौन कौन से हैं? बताओ, हेमीसेलुलोज का उदाहरण कौन कौन से हैं? आपको पता होना चाहिए। हेक्सोज, पेंटोज, ये हेमीसेलुलोज का उदाहरण है। ये भी सेलुलोज की तरह नहीं पचता है, ये ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होता है। यह भी अनाज और दालों के छिलकों में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं पेंटोज और हेक्सोज। समझ में आ गया बात? क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर भी समझ में आ गया। हेमीसेलुलोज का उदाहरण है पेंटोज,
यह अनाज और दालों के छिलकों में मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 5वां, मनुष्य में हेमीसेलुलोज का पाचन होता है, हाँ या नहीं? यही प्रश्न पूछे थे नहीं ये प्रश्न? पाचन होता है? अभी बता दिया नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों, सेलुलोज का और हेमीसेलुलोज का पाचन हमारे बॉडी में नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी के हमें उत्तम स्वास्थ्य के लिए इनका हमारे आहार में रहना आवश्यक है, क्योंकि ये भोजन को आगे की ओर ढकेलता है, क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाता है। और जो हमने मैदा वगैरह खा लिया है चटोरेपंथी में, मैदा की नमकीन खा लिए, मठरी खा ली, समोसे खा लिए, जो आंतों में चिपक जाते हैं, उसकी भी अच्छी तरह से सफाई कर देता है, ये बाहर निकाल देता है। समझ गए बात को? इसलिए हेमीसेलुलोज से ऊर्जा हमें नहीं मिलती है, इसके बावजूद भी हमारे उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में नंबर आ जाओ 6, पेक्टिन पाया जाता है। पेक्टिन किस में मिलता है? आंसर बता। क्वेश्चन पूछे थे फलों के छिलकों में, जानवरों के श्रृंग या खूर में, उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या था? आप लोगों ने क्या लिखा है? दोनों में ही पाया जाता है, फलों के छिलकों में पाया जाता है। गुआवा अमरूद की जेली का नाम सुना है? आम की जेली, अमरूद की जेली, करौंदे की जेली बनती है, क्योंकि इनके छिलके और इनके जो गूदा का पार्ट है, इसमें मिलता है पेक्टिन, और ये जेली बनाने में काम आता है। और जेली खाते हो ना, ब्रेड के साथ जेली, जैम बच्चे को देते हो, स्कूल भेजते हो। तो एक चीज़ और बता दूं, आप बताओ, ये फलों में और पके हुए फलों के छिलकों में मिलता है। अब बताओ, इतना मार्केट में गुआवा है क्या जितनी जेली हमें मार्केट में मिलती है? हाँ या नहीं बोलो? नहीं है ना? है। ऐसे भी फूड अडल्ट्रेशन में नाम सुना आपने? तो क्या करते हैं हमारे जो स्वास्थ्य के दुश्मन हैं, स्वास्थ्य के जो हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों को सींग और खूर से पेक्टिन को निकालते हैं और उसे फिर चीनी में पका करके और साइट्रिक एसिड डाल करके जेली बना देते हैं और उसे हमें खिलाते हैं। मैं तो भैया नहीं खाती। जब से मैंने पढ़ा है, देखा है, तब से तो मैं जेली खाती भी नहीं हूँ और खिलाती भी नहीं हूँ। और अगर बनाती हूँ तो घर पे ही बनाती हूँ और बच्चों को बना करके खुद खिलाती हूँ। अमरूद के जेली बनाती हूँ घर में, मैं अक्सर बनाती हूँ, तो उसको पतले पतले बारीक बारीक काट देती हूँ और फिर उसकी पेक्टिन जब निकल जाता है उसकी पानी को छान के निकाल देती हूँ। प्रोसेस अलग है, ये मैं कभी और बताऊँगी। तो याद रखना, आप लोग भी कोशिश करना बाज़ार से जेली लेकर के न खुद खाना न बच्चों को खिलाना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां। कार्बोज के क्या कार्य हैं? ये पूछे थे ना। कार्बोज के कार्य हैं, पहला कैल्शियम के अवशोषण में, दूसरा विटामिन बी के सिंथेसिस में, तीसरा रक्त में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में, और चौथा पूछा था उपरोक्त सभी। जब आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को ध्यान से पढ़ा होगा तब देखा होगा चारों, ये जो तीनों कार्य मैंने बताए हैं, कैल्शियम का अवशोषण में पहली मदद करता है, दूसरा विटामिन बी के संश्लेषण में मदद करता है, और तीसरा रक्त में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में भी ये मदद करता है। तीनों काम इसका कार्बोहाइड्रेट का है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। चलिए, तीनों ही इसका आंसर है। तो आंसर कौन सा हो गया इसका? चौथा, उपरोक्त सभी। कैल्शियम का अवशोषण में कैसे मदद करता है? आपको पता है दूध में लैक्टोज होता है और दूध में कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है। परम पिता परमात्मा इतना उदार है कि व्यक्ति को पैदा करने से ही माता के स्तनों में दूध दे देते हैं। उस दूध में होता है लैक्टोज, जो दूध की मिठास होती है लैक्टोज के कारण ही होती है ना। और दूध में कैल्शियम भी होता है और फास्फोरस भी होता है। तो जब उसको पीते हैं तो लैक्टोज जो है कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में भी मदद करता है। समझ गए? दूसरा क्या है? विटामिन बी के संश्लेषण। विटामिन बी के संश्लेषण के लिए चाहिए क्या? एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया होती है जो हमारी आंत में मिलता है। लेकिन उसका ग्रोथ कैसे होगा? जब लैक्टोज मिलेगा तो वो लैक्टोज को ही खा पी करके आगे बढ़ता है, ऐसे नहीं बढ़ता है। लैक्टोज को खा पी करके आगे बढ़ता है। समझ गए बात को? तो रक्त में जो है ना, विटामिन बी के संश्लेषण में भी ये मदद करता है। और तीसरा क्या फंक्शन था? रक्त में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में। आपको पता है कि जब हम खाते हैं खाना, ज़्यादा मात्रा में हम घी ले लेते हैं, मक्खन ले लेते हैं, तेल ले लेते हैं, तो ये क्या होता है, फैट का कुछ पार्ट जो है कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है और फिर ये हमारी रक्त धमनियों में
जो आपने हार्ट डिजीज अगर देखा होगा तो मेरी एक वीडियो बनी हुई है, आप देखना हार्ट डिजीज में, तो हमारी रक्त धमनियों में जाकर के कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और फिर वो नाली को ब्लॉक कर देता है। जो ब्लड वेसल्स है, रक्त की धमनियां हैं, सिराएं, उनको ये ब्लॉक कर देगा, धीरे धीरे उसकी सक्रिय कर दी। जैसे पहले इतनी मोटी थी नली हमारी, अब ये धीरे 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 करके इसमें जम करके छोटी होती चली जाती है, एकदम बिल्कुल छोटी होती चली जाती है। तो रक्त का जो प्रवाह होना चाहिए हार्ट तक पहुंचना चाहिए और हार्ट से जो बाहर की तरफ जाना चाहिए, जो मैंने आपके हार्ट के फंक्शन में सिखाया था, बताया था कि रक्त का रेला बड़ी तेजी गति से आता है और फिर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, समझ गए। लेकिन अगर धमनी छोटी होगी, सिराएं छोटी होगी, इसकी नलियां छोटी होगी, तो रक्त जाना चाहेगा जा ही नहीं पाएगा, रास्ता अवरुद्ध है। तो क्या करता है, ये जो हमारा रेशा है, जो हम खाना खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, भिंडी खाते हैं या तोरू खाते हैं या कोई भी सब्जी लेते हैं, देखो तो उसमें रेशा होता है। भिंडी कच्ची रहती है तो अच्छी लगती है देखने में, तोरू कच्ची लगती है तो अच्छी लगती है देखने में, लेकिन जैसे जैसे वो पक जाता है तो हार्ड हो जाता है, उसमें रेशे तुम्हें साफ साफ शब्द दिखाई पड़ेगा, दिखता है ना। इसी तरह से खीरा है, ककड़ी अगर नाजुक रहता है तो उसमें रेशे कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे पकता है आप देखोगे कि वो रेशे इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आप और इसमें नेनुआ में, जिसमें कई लोग नेनुआ बोलते हैं, कई लोग उसको परोर बोलते हैं अपनी अपनी जगहों में, तो उसका तो देखो बाद में रेशों की जाल बन जाती है अच्छे से, जिसके बाद में हम अपने रगड़ने में, हाथ की सफाई उफाई में करने में काम लेते हैं ना, काट करके पके हुए नेनुआ को, उसके छिलका उतार लो और उसके रेशे एकदम गुथे हुए रहते हैं, जैसे परमपिता परमात्मा ने कितने बढ़िया से उसको गुथ के बनाया है। तो ये रेशे क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ मिला लेते हैं और फिर वो कोलेस्ट्रॉल मल के साथ बाहर निकल जाता है और हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखता है। समझ गए बात को। अब क्वेश्चन नंबर है 8वां, क्या यकृत को स्वस्थ रखने में कार्बोज की भूमिका होती है? क्या यकृत को स्वस्थ रखने में कार्बोज की भूमिका होती है, हाँ या नहीं? आंसर क्या है? हाँ, क्योंकि कई ऐसे पैथोजेंस होते हैं, रोगाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनको मारने के लिए लीवर में जो ग्लाइकोजन होता है वो उनको खत्म करता है, उनको मारता है और वाइटल ऑर्गन्स को स्वस्थ रखता है, उनको बचाता है। तो ग्लाइकोजन जो है उनको मारने में मदद करता है, इसलिए लीवर को भी स्वस्थ रखने में कार्बोज की भूमिका होती है। और आपको पता है लीवर ग्लाइकोजन को संग्रह करके रखता है, अपने से ज़्यादा होता है तब वो मांसपेशियों में भेजता है। और क्वेश्चन नंबर 9 मैंने पूछा था कि तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने में क्या कार्बोज की भूमिका है, हाँ या नहीं? जी है, हाँ या आंसर देना, गलत मत कर देना। क्योंकि अभी जो मैंने आपको आरडीए पढ़ाया है, आरडीए 2020, उसमें आपने देखा है कि 130 से 140 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट प्रत्येक व्यक्ति के डाइट में जोड़ा गया है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो देगा ग्लूकोज, और हमारे तंत्रिकाओं को, हमारे ब्रेन को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, प्रत्येक सेकेंड में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो आप देखोगे थकान हो जाएगी और साथ में दिमाग काम करना बंद कर देगा, हमारी नाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो जाएंगी अगर उनको ग्लूकोज नहीं मिलेगा। तो पूरे बॉडी को भले ही बाद में मिले, लेकिन ब्रेन को सबसे पहले चाहिए ग्लूकोज, इसलिए नाड़ियों को स्वस्थ रखने में भी इसकी भूमिका होती है। अब क्वेश्चन नंबर हमने पूछा था 10वां, क्या कार्बोज विषाक्त पदार्थों को हानि रहित बनाने में मददगार होता है? क्या कार्बोज विषाक्त पदार्थों को हानि रहित बनाने में मददगार होता है? आंसर क्या था? आपने क्या सोचा? बोलो, आपने सोचा होगा ना आंसर क्या दिया है? कार्बोज हानि रहित बनाता है विषाक्त पदार्थों को? आंसर हाँ, खुल के बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ, क्योंकि कार्बोज कुछ विषाक्त पदार्थों को बिल्कुल ही हानि रहित और एकदम से निष्क्रिय बना देता है। पाचन के दौरान ग्लूकोरोनिक एसिड बनता है, ग्लूकोरोनिक एसिड बनता है, और ये ग्लूकोरोनिक एसिड होता है विषाक्त, विषैला होता है। अगर ये रहेगा तो हमें हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। तो कार्बोज क्या करता है, इसको फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ मिला देता है और
ग्लाइकोरोनिक एसिड जो है उसका विषैला प्रभाव नष्ट हो जाता है। यदि यह प्रतिक्रिया नहीं होगी तो बॉडी में सेक्स हार्मोन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और सोचो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेक्सी होगा तो उसे समाज में कौन पसंद करेगा? कोई पसंद करेगा क्या? उससे सभी दूर भागेंगे, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स। तो ये उसको उसके जो प्रभाव है उसको विषैला जो है उसको ख़त्म कर देता है और निष्क्रिय बना देता है, हानि रहित बना देता है। ठीक है, अब लास्ट में है क्वेश्चन 11वां जो मैंने आपसे पूछा था, क्या कार्बोज प्रोटीन की बचत करता है? क्या कार्बोज प्रोटीन की बचत करता है? आंसर क्या होगा? हाँ, पहले भी पढ़ाए थे आपको क्लास में। जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो बताया था कि कई माताएं अपने बालकों को केवल 1 गिलास दूध दे देती हैं, है ना? दूध दे देती हैं पीने के लिए। जब दूध देती हैं पीने के लिए और दूध में अगर आपने चीनी नहीं डाला, दूध के साथ चीनी जरूर डालो, ताकि चीनी जो है सो कार्बोहाइड्रेट का काम करेगा। और दूध का काम क्या है? दूध में जो प्रोटीन होता है वह क्या काम करता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। सभी प्रकार के हमारी त्वचा का निर्माण, हमारी रक्त कोशिकाओं का निर्माण, हमारे हार्मोन्स का निर्माण, एंजाइम्स का निर्माण, पर संपूर्ण बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं सबका निर्माण का कार्य करती हैं प्रोटीन। और प्रोटीन मिलता है महंगे भोज्य पदार्थों में, दूध में मिलेगा, मांस में मिलेगा, मछली में मिलेगा, दाल में मिलेगा। और सब चीज़ ये महंगे हैं। आपको पता है 1 लीटर दूध कितना मिलता है? 50 रुपये में। मांस मछली खरीदने जाओ, मुझे तो पता नहीं, मैं खाती नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है। जो खाते हैं उनको पता होगा कि मछली और मांस कितने रुपये में मिलता है। लेकिन हाँ, ये प्राणिज भोज्य पदार्थ है, इतना पता है कि महंगे होते हैं। या सूखे मेवे में प्रोटीन होता है तो वो भी महंगे होते हैं। अगर महंगी चीज़ों का उपयोग आप बॉडी में एनर्जी में देने लगो, जब क्या होता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे भोजन में नहीं होता है, तब हमारे भोजन में जो हम दूध के द्वारा या ड्राई फ्रूट्स के द्वारा अथवा अन्य चीज़ों के द्वारा जो हम प्रोटीन लेते हैं वही पहला काम करता है, टूटता है और ऊर्जा प्रदान करता है। और हमारे नित्य प्रति के कार्यों के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। चाहे बैठे रहो, सोते रहो, काम करते रहो, बोलते रहो, कोई भी काम करो, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसको ऊर्जा कौन दे रहा है? प्रोटीन दे रहा है। और प्रोटीन क्या है? महंगा है। इसलिए कहते हैं कि प्रोटीन को उतना खर्चा मत करो, उसको बचा के रखो। वो क्या काम करेगा? वो आपकी त्वचा का निर्माण करेगा, आपकी कोशिकाओं का निर्माण करेगा, आपके रक्त का निर्माण करेगा, आपके एंजाइम्स का निर्माण करेगा, आपके हार्मोन का निर्माण करेगा, आपके बालों का निर्माण करेगा, आपके नाखूनों का निर्माण करेगा। सारे निर्माण की प्रक्रिया प्रोटीन करता है। लेकिन प्रोटीन को आपने मिसयूज कर दिया, तो है ना, मिसयूज कर दिया प्रोटीन को। प्रोटीन ऊर्जा देने लगेगा कि सबसे पहले बॉडी में ऊर्जा की जरूरत होती है। इसलिए जहां तक हो सके कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही या कार्बोहाइड्रेट और वसा के द्वारा ही हमें ऊर्जा लेनी चाहिए। और प्रोटीन जो हम अपने भोजन के माध्यम से लेते हैं उसका काम चाहिए था निर्माण क्रिया के लिए, उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मैं समझती हूँ सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दे दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करो, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिले। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के जाने की इजाज़त।